जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफियत से होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीक फ्राइडे की जो क्लोजिंग है इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी, तो आप लोगों ने बखूबी देखी होगी। तो इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी थी वो दी थी 43,486 के ऊपर, और 588 पॉइंट इसने ऐड किए थे इंडेक्स के अंदर। तो फर्दर चलते हैं, देखते हैं कि मार्केट का जो वीकली एनालिसिस है कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है, और हमें मार्केट में कौन से लेवल्स के ऊपर हमें जो है मार्केट को देखना चाहिए कि कहाँ पे मार्केट के अंदर एक दोबारा डिप आ सकता है और कहाँ तक एक जो बाउंस अभी बन रहा है वो बन सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा किन शेयर्स से हमें अभी फ़िल वक्त बचना चाहिए, किन शेयर्स में हमें जो है एंट्री लेनी चाहिए, ये भी मैं आपको जो है इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक डाटा देख लें ताकि हमें एक बिग पिक्चर पता लग जाए कि पिछले हफ्ते हुआ क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे डेट इसकी सेलेक्ट की है, पिछले मंडे से लेके आपका ये जो लास्ट वीक का फ्राइडे था यहाँ तक का जो डाटा हमारे पास है उसको हम देख लेते हैं। फीपी हमारे सेलर है लास्ट वीक। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो है सिर्फ वीकली डाटा है, और इसके बिहाफ के ऊपर हम लोग जो है प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो ये बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग जो है पूरा जितना भी आपको एक्सप्लेन करूँगा सारा कुछ है, इसको आप मंथली या उसके ऊपर मत लेके जाइएगा, क्योंकि मंथली पे डाटा कुछ और होता है। तो बहुत सारे लोग जो है मंथली को डे से, डे को वीक से मतलब मिक्सअप कर देते हैं, तो ये चीज़ों को कंफ्यूज मत करिएगा अपने लिए, ठीक है। तो वीकली के ऊपर अगर आप देखें तो लास्ट वीक जो लेन देन हुई है इसमें फीपी हमारे जो है सेलर रहे, लीपी हमारे जो है बायर रहे। सबसे बड़ा बायर और पहला बायर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है बैंक्स। 16.29 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ हमारे बैंक्स रहे। ब्रोकर्स ने भी बाइंग करी लास्ट वीक 1.14 मिलियन डॉलर की। कंपनीज़ ने सेलिंग करी 0.43 मिलियन डॉलर की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग करी 2.19 मिलियन डॉलर की। फॉरेन इंडिविजुअल ने बाइंग करी 0.03 मिलियन डॉलर की। हमारे इंडिविजुअल ने बहुत तगड़ी सेलिंग करी है 10.37 मिलियन डॉलर की। ये मैं बताता हूँ कि ये क्यों हुई है। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने जो है सेलिंग करी 2.67 मिलियन डॉलर की। म्यूचुअल फंड ने भी सेलिंग करी 3.19 मिलियन डॉलर की। एनबीएफसी ने सेलिंग करी 0.41 मिलियन डॉलर की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग करी 1.53 मिलियन डॉलर की, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने भी बाइंग करी 0.28 मिलियन डॉलर की। ओवरऑल 1 2 3 4 5 प्लेयर्स ने जो है बाइंग करी। 1 2 3 4 5 6 प्लेयर्स हमारे जो है सेलिंग के ऊपर रहे। सबसे पहली चीज़ तो ये आ गई कि 6 प्लेयर्स हमारे जो हैं सेलिंग पे हैं और 5 बायर हैं, तो यानी ज़्यादा जो लोड है वो सेलिंग के ऊपर है। अब उसमें हम सबसे पहले फर्दर उसको थोड़ा सा और हम ब्रेक डाउन करें तो अब हम देखेंगे कि सबसे बड़ा बायर पहला कौन है। तो सबसे बड़ा बायर हमें यहाँ दिख रहा है बैंक्स। 16.29 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ लास्ट वीक हमारे बैंक्स रहे। फिर उसके बाद सबसे बड़ा अगर हम सेलर देखें तो वो कौन है, वो हमारे इंडिविजुअल्स रहे 10.37 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ। इंडिविजुअल्स की इतनी सेलिंग क्यों हुई वो हम लोग अभी चार्ट के ऊपर भी देखेंगे। उसका रीज़न सिंपल, एक पैनिक थी और मार्केट की जो करंट सिचुएशन थी वो स्टेबल नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स जो हैं कंफ्यूज हो गए। तो इस वजह से जो है पैनिक सेलिंग जो है ज़रा ज़्यादा हो गई। तो लास्ट वीक जो है काफ़ी सारा माल जो है इंडिविजुअल से छुटवा लिया गया है। लेकिन ज़्यादा बाइंग किसके पास आई है, वो आई है बैंक्स के पास। तो अमूमन जो ज़्यादा माल की एक्यूमुलेशन जो यहाँ से छूटा है, यहाँ से छूटा है, यहाँ से छूटा है, वो अमूमन बैंक्स के पास है। तो एक बड़े प्लेयर के पास बड़ी क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो सिर्फ अगर प्लेयर्स में हम देखें, बैंक्स ने माल को ख़रीदा है और ब्रोकर्स ने भी जस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी ली है। बाकी कंपनीज़ भी सेलिंग पे रहीं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी हमारे सेलिंग पे रहे, इंश्योरेंस कंपनीज़ भी सेलिंग पे रहीं, म्यूचुअल फंड भी हमारे सेलिंग पे रहे, एनबीएफसी भी हमारे सेलिंग के ऊपर है। यानी जो मेजर प्लेयर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट लास्ट वीक नहीं किया, उन्होंने माल को चिपकाया है। तो इससे हमें एक इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट के अंदर चल तो डाउन ट्रेंड रहा है, ये तो हम बखूबी डिस्कस भी करते आ रहे हैं। और फर्दर इंडिकेशन ये भी है कि ये एक बाउंस के बाद जो है, ये जिस तरह मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड कंटिन्यू भी रह सकता है, तो इस चीज़ की भी एक हमें अर्ली इंडिकेशन इसमें मिली है। तो अब सबसे पहले अगर हम देखें बैंक्स ने जो बाइंग करी है तो वो किस सेक्टर में करी है, तो मैं आपको अगर यहाँ पे नीचे आए हम लोग, तो अगर हम देखें तो ये बैंक्स एंड डीएफआई का जो सेक्टर हमारे पास आ गया। बैंक्स की अगर हम देखें यहाँ पे, तो बैंक्स की सबसे ज़्यादा बाइंग हमारे पास दिख रही है कमर्शियल बैंक्स में, उसके बाद दिख रही है हमें ऑल अदर सेक्टर में। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं नीचे इंडिविजुअल्स को देखूँ तो इंडिविजुअल्स की सेलिंग यहाँ पे हमें दिख रही है। बिल्कुल कमर्शियल बैंक में इंडिविजुअल ने भी माल को सेल किया, और इसके बाद नीचे म्यूचुअल फ़ंड को देखें तो म्यूचुअल फ़ंड ने भी कमर्शियल बैंक के अंदर जो है माल को सेल किया है। एनबीएफसी की बात करें तो उसने भी जो है कमर्शियल बैंक में माल को सेल किया है।
और ऊपर अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको करके दिखाऊँ, कंपनीज़ हैं तो उन्होंने तगड़ी सेलिंग करी है कमर्शियल बैंक्स के अंदर। और ब्रोकर्स को देखें तो ब्रोकर्स की बाइंग है इसके अंदर, बैंक्स की भी बाइंग है, और फीपी हमारे जो हैं वो भी सेलिंग के ऊपर है। तो ओवरऑल देखें तो कमर्शियल बैंक की जितना भी सेलिंग प्रेशर, जितने भी नेगेटिव हमने ऊपर अभी देखे हैं, यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स थे उन्होंने कमर्शियल बैंक्स के अंदर जो माल बेचाई, जो हमारे बैंक्स का जो है बेसिकली एक बड़ी बैंक थी कमर्शियल बैंक्स के अंदर, तो उसमें जो बेसिकली माल एक्यूमुलेट किया गया है वो दूसरे सेलर्स में, जिन्होंने कमर्शियल बैंक के अंदर काफ़ी अच्छी सेलिंग करी है, उस प्रेशर को एब्जॉर्ब किया हमारे बैंक सेक्टर ने। और वो सेक्टर कौन सा था? वो था कमर्शियल बैंक्स का, राइट। एक तो चीज़ ये हो गई। नंबर 2 अगर हम देखें तो इंडिविजुअल की सेलिंग सबसे ज़्यादा किधर आई है? वो आई है फर्टिलाइज़र सेक्टर में। अगर आप देखें, सॉरी, ऑल अदर सेक्टर में, देन आइए फर्टिलाइज़र सेक्टर में, और फिर आइए टेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो इन 3 सेक्टर में अमूमन इंडिविजुअल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेस्ट लेते हैं कि इनमें काफ़ी कॉमन स्टॉक्स जो चल रहे होते हैं वो ज़्यादा उसके अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है, और वॉल्यूम भी उसके अंदर ज़ाहिर ज़्यादा होता है, शॉर्ट सेलिंग भी हो रही होती है, बाइंग भी हो रही होती है। तो इस वजह से भी इसके अंदर अगर हम देखें तो इंडिविजुअल्स की काफ़ी तगड़ी सेलिंग हुई है। अब अगर हम ऊपर जाके देखें, यहाँ पे चलने देखें, इंडिविजुअल की एक सेलिंग सबसे तगड़ी हमें ऑल अदर सेक्टर में दिख रही है, और फर्टिलाइज़र में तो बड़ा बायर हमारा कौन था? वो था बैंक्स। तो ऑल अदर सेक्टर में भी देखें तो बैंक्स की बाइंग नो डाउट बड़ी अच्छी, $2.31 मिलियन की, और फर्टिलाइज़र सेक्टर में देखें तो उसमें भी माल एक्यूमुलेट किया गया बैंक्स की तरफ से। अब यही चीज़ अगर मैं म्यूचुअल फंड के हिसाब से देखूं तो म्यूचुअल फंड ने जो है फर्टिलाइज़र सेक्टर में थोड़ा सा माल एक्यूमुलेट किया, ऑल दो म्यूचुअल फंड सेलिंग के ऊपर रहे। तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में थोड़ा सा कुछ चार्म दिख रहा होगा इन प्लेयर्स को डेफिनेटली, तभी इन्होंने माल को लिया है। और ऑल अदर सेक्टर में भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा माल जो है बज़ाहिर नाम का है, बट उसको एक्यूमुलेट किया गया है। इसी तरीके से आप दूसरी कंपनीज़ को और ये दूसरे सेक्टर्स को भी अगर आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको एक बिग पिक्चर दिखने लग जाएगी। लेकिन मैं अभी जो बड़े फिगर्स हैं सिर्फ उनको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। क्यों? वो इस वजह से कि आपको ये डाटा एनालाइज़ करना है। अब ये डाटा एनालाइज़ करने के बाद आपको क्या होगा? आपको एक अगले वीक की एक प्लानिंग करने में आसानी हो जाएगी। जैसे मैंने लास्ट मंथ की एक वीडियो बनाई थी कि मई का जो महीना है वो कैसा रहेगा, उस वीडियो में भी काफ़ी डिटेल में इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, और आप दोस्तों ने काफ़ी सराहा उस वीडियो को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वजह से मैंने सोचा कि वीकली के ऊपर भी मैं आप लोगों को एक ही पूरा जो है डिटेल में डिस्कस करके दिखा दूं। बाकी फर्दर आप लोग अपनी वर्किंग करें, कुछ समझ नहीं आए तो हमारा नंबर आपके पास है, आप हमसे रब्ता करके हमसे भी मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। बट मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि एक जो भी नॉर्मल बंदा है वो खुद इन चीज़ों को देखें। रिसोर्सेज जितना भी कोई भी बता रहा होता है सारा इन डाटा को, रिसोर्सेज को, सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं उन्हीं को देख के बता रहा होता है। मैं भी इसी को देख के आप लोगों को बता रहा होता हूँ। मैं भी कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं होती है हमारे पास भी। तो इसको रीड करना सीखिए और इसको एनालाइज़ करना सीखिए। तो इसको जब आपको पढ़ना आ जाएगा डेफिनेटली, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड अपनी आसान हो जाएगी प्लान करना। तो अब जैसे बैंक्स के अंदर आप देखें तो बैंक्स ने जो है कमर्शियल बैंक्स के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा माल को एक्यूमुलेट किया है। तो डेफिनेटली कमर्शियल बैंक्स के जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं आप अगर उनमें देखेंगे तो वो अपने सपोर्ट लेवल्स के या एरिया ऑफ वैल्यू के पास होंगे, और उनके अंदर एक मूव जो है बनने वाली होगी कमिंग डेज़ के अंदर। तो इस वजह से जो है बैंक्स ने उसके अंदर माल को एक्यूमुलेट किया है। तो होप्स ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस चीज़ को आप कंपेयर करेंगे, आप दूसरे सेक्टर्स को भी इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको कंपेयर करके दिखाया आप इसमें देख सकते हैं। तो आप उसमें अगर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ जी। तो ये हमारा वीकली चार्ट है जिसको हम डेली के ऊपर भी देख रहे होते हैं अमूमन। तो इस पे अगर आप देखें ये लास्ट वीक की कैंडल है, तो आप देखें इसने एक यहाँ से नीचे आते आते यहाँ पे कितनी बड़ी यहाँ पे इसने एक विक छोड़ी है। विक छोड़ने का मतलब है रिजेक्शन, और रिजेक्शन आप देखें कि इसने यहाँ पे अगर आप देखें एक चीज़ को अगर आप गौर करें, यहाँ से जब ट्रेंड चला है यहाँ से काफ़ी देर आने के बाद इसने देखें सारे मूविंग एवरेजेस को टेस्ट कर लिया, इन वाली सपोर्ट्स को टेस्ट कर लिया, लेकिन ये इस मूविंग एवरेज के ऊपर जो 200 का एम है इसके ऊपर EM है, सॉरी, इसके ऊपर आके इसने अभी तक अपने आप को टेस्ट नहीं किया था। और आप देखें तो ये बिल्कुल इसके पास आ गया है, और ऑलमोस्ट इस जोन से इसने एक, बल्कि इससे और इससे भी जो है इसने अपने आप को टेस्ट किया और यहाँ से बाउंस लेने की कोशिश करी। ऑल दो वॉल्यूम बहुत तगड़ा था लास्ट वीक। तो ये एक बात जो है इसने सपोर्ट को डिफ़ाइन कर दिया, जो कि एक अच्छी अलामत है। बट आप अभी इसको जो है हल्का ना लें, क्योंकि ये एक जो ट्रेंड बेरिश चल रहा है ये नीचे मज़ीद भी आ सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो लास्ट वीक इसने तकरीबन 1300 पॉइंट्स जो है इंडेक्स में से लेस किए हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो डेफिनेटली इतनी नेगेटिविटी आती है तो फिर एक रिकवरी भी बनती है।
तो वो रिकवरी के लिए जो लेवल्स हैं जो मैंने आपको मार्क किए थे, वो हमारे पास पहला रेजिस्टेंस आ रहा है, अब ये हो सकता है मंडे को भी रिकवर हो जाए, और हो सकता है कि ये इस लेवल को कमिंग वीकेंड तक भी इसको टेस्ट करे। तो वो आ रहा है 44,380 का बहुत अहम रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी हम मार्केट को पॉजिटिव नहीं समझेंगे, और जो मेरे हिसाब से जो एक बाउंस हमें कमिंग वीक में मिलना है वो यहीं तक का मैक्सिमम मिलेगा, और इसके बाद यहाँ से रिजेक्ट होकर मार्केट जो है कमिंग डेज़ में, मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि मार्केट इस लेवल को तोड़ सकती है, क्योंकि मल्टीपल टाइम इसको टेस्ट कर चुकी है। एक चीज़ जब सबको देखना शुरू हो जाता है कि स्टॉक मार्केट की, एक चीज़ को ज़रूर समझें, एक चीज़ जो एक नॉर्मल बंदा भी देख रहा है ना, कि हाँ यार अभी आप किसी से भी पूछ लें वो बोलेगा हाँ भाई 42,000 42,500 की सपोर्ट जो है बहुत अहम है मार्केट की, ये नहीं टूटती। तो अगर एक चीज़ सबको दिखना और समझ आना शुरू हो गई ना, तो वहाँ से अब आप समझ जाएं कि मार्केट जो है डॉज देने वाली है, और जो है वहाँ से मूव बन सकती है, या तो मज़ीद नीचे की, या हो सकता है वहाँ से ट्रेंड जो है दोबारा रिवर्स भी हो जाए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मार्केट का जो नेचर है हमें उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर ये इतना हलवा होता तो हर तीसरा बंदा स्टॉक मार्केट के अंदर ही काम कर रहा होता। तो इस चीज़ को भी हमें समझने की ज़रूरत है। तो लेट्स सी क्या होता है बाकी, लेकिन जो सिनेरियो मैंने आपके साथ शेयर किया। बात करें इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर की जो बात करें, RSI नीचे है, अभी 43 के ऊपर है। यहाँ देखें तो ये RSI की जो हमारे पास सपोर्ट आ रही है, यानी कि इसमें अभी रोम बाकी है। वीकली पे बात कर रहा हूँ। मैकडी को देखें तो काफ़ी नेगेटिविटी के बाद इसने अपने आप को साइडवेज में किया, यानी मार्केट कंफ्यूज है। देखें एक बाउंस आता है, फिर डिप आता है, फिर बाउंस आया, भी देखें फिर डिप की तैयारी हो रही है। तो ये चीज़ आपको देखें, यहाँ बेस इंडिकेटर देखें तो इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत तगड़ा जनरेट हुआ, और बाइंग प्रेशर अगर आप देखें ब्लू लाइन नीचे, तो अभी बाइंग तो इसके अंदर बिल्कुल वीकली के बेस के ऊपर नहीं दिख रही है। नेक्स्ट वीक क्या होता है लेट्स सी, लेकिन क्रॉस ओवर बनने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो अभी इंडिकेटर्स भी हमें जो है कोई अच्छी एक आप देखें इंडिकेशंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये कि एक जो नेगेटिविटी बहुत तेज़ी से आ रही थी वो थोड़ा थमना शुरू हुई है। तो कमिंग डेज़ में हमारे पास जो मार्केट की अहम सपोर्ट है वो है 42,800 का जो लेवल है, ये वाला, ये बहुत अहम लेवल है। ठीक है, नंबर 1 जो हमने अभी थंबनेल में भी डिस्कस किया। नंबर 2 ये कि जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा है 44,380 का, जहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट जो है एक दोबारा से रिवर्सल ले और फिर जो है नीचे की तरफ आके अपनी सपोर्ट को भी तोड़ दे। ये मैं कोई डरा नहीं रहा, एक जो पॉसिबिलिटी वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखें बाउंस आते जा रहे हैं, वो बाउंस नीचे होते जा रहे हैं, तो एक ही कंटिन्यूशन की अलामत होती है। ठीक है, और नंबर 2 ये कि आपके पास अभी सवाल ये आएगा कि यार हमें कौन से स्टॉक्स के अंदर एंट्री लेनी चाहिए और कौन से नहीं। ये मैं अभी आपको समझाता भी हूँ और दिखाता भी हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। 1 या 2 स्टॉक्स में आपको समझाऊंगा, बाकी आप अपने जिस स्टॉक के अंदर आप एंट्री लेना चाहें उसमें ये चीज़ देख लीजिएगा। आपको अगर दिख रही है तो उसमें एंट्री लें, नहीं दिख रही तो एग्ज़िट ले लें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग हमें चलाने की उसमें ज़रूरत ही नहीं। कोशिश करें मीनवाइल कैश पे रहें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमें जो है मज़ीद दिख सकती है अभी। बट अगर आप प्रोफेशनल एक ट्रेडर हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट जानते हैं, स्टॉप लॉस आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, तो फिर तो आप जो है छोटे छोटे बाउंस के ऊपर जो है, जैसे यहाँ पे एक बाउंस आया, एक यहाँ पे ट्रेड ली, प्रॉफिट लिया, निकल गए, तो फिर तो वो आप खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है पोजिशनल ट्रेडर हैं और थोड़ी लंबी पोजीशन लेते हैं, इन्वेस्टर के लिए तो बड़े अच्छे अच्छे रेट्स नो डाउट ऑलरेडी आए हुए हैं, तो उसमें तो कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा माल इन्वेस्टर अपने हिसाब से अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट जो ट्रेडर हैं उनको अभी बहुत चीज़ों का ख्याल रखना है। तो फिल वक्त जो है इंडेक्स 45,200 से ऊपर जब तक क्लोजिंग ना दे तब तक सेफ़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन आप जा रही है देख रहे हैं, ये इस ट्रेंड को ब्रेक करेगा, उसके बाद कंफर्मेशन देगा, देन ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक नया ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। तो अभी चलते हैं स्टॉक्स की तरफ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे जो स्टॉक्स हैं, किन स्टॉक्स में हमें एंट्री लेनी चाहिए और किन स्टॉक्स से अभी हमें जो है बच के रहना चाहिए। तो मिसाल के तौर पे मैं कोई भी स्टॉक कौन सा खोलूँ, जैसे ATRL खोल लेते हैं, चलें लेट सपोज ये वीकली के ऊपर है, इसको मैं डेली के ऊपर करूँ। तो यहाँ पे सिंपल आपने एक चीज़ देखनी है कि आप देखें पहला बाउंस, देखें ये जो टेक्निकल समझते हैं बेसिक टेक्निकल्स है बिल्कुल, कि सिंपल ये चीज़ देखनी है कि मार्केट ने लास्ट बाउंस कहाँ से लिया था। अब यहाँ पे हम देखें तो मार्केट ने लास्ट बाउंस कहाँ से लिया था, वो अराउंड 116 से लिया था। सिंपल हमें यहाँ पे जाना है, हॉरिजॉन्टल रे लेनी है और यहाँ पे एक लाइन बना देनी है। तो अभी आप देखें ये अपनी सपोर्ट से, अपने सपोर्ट लेवल से दूर है और ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। रेजिस्टेंस क्या कहाँ पे आ रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ आ रहा है, यहाँ से ये जो है प्राइस ऊपर नहीं जा पाए थे, तो यहाँ पे हमें एक टेक्निकली दिख रहा है कि भाई हो सकता है कि यहाँ तक एक बाउंस दे दे। तो सिर्फ इसको नहीं देखेंगे, बट
अभी हमें वेट करना है। अगर यहाँ पे आके कोई स्क्रिप्ट आपका स्पेसिफिक जो जहाँ से लास्ट उसने बाउंस लिया था, और मिसाल के तौर पे उसमें अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है कि कैंडल कोई ऐसी रेड बन रही है, उसने इस लेवल को तोड़ दिया, तो उससे तो पहली फुर्सत में दूर रहें, नंबर 1। नंबर 2 ये, अब जैसे यहाँ पे एक सिचुएशन हमारे पास बन रही है कि अभी ऊपर है और यहाँ से रिवर्स ले रहा है, तो ये नीचे की तरफ अभी आ रहा है, तो ये बिल्कुल नीचे धड़ 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 नहीं आएगा, ये आप देखें जिगजैग करता हुआ ऊपर जाता है और जिगजैग करता हुआ ही नीचे आएगा। तो अभी इसने कैंडल बनाई है यहाँ पे, अगर आप देखें तो एक लास्ट उसके अंदर सेशन में मैंने आपको बताया रिफाइनरी सेक्टर्स के अंदर जो है हमें जो है थोड़ी सी अच्छी मूवमेंट मिली है, तो उसकी वजह से इसमें एक छोटा सा बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसको मैंने लास्ट फ्राइडे वाली वीडियो में स्क्रिप्ट को जो है डिटेल में एनालिसिस भी इसका किया है, आप लोग जो है उस वीडियो को देख सकते हैं, वो अभी हम इसके अंदर नहीं कर रहे हैं, मैं आपको एक सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1 ये हो गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने इसके अंदर देखनी है कि लास्ट बाउंस और लास्ट रिजेक्शन कहाँ से आई है, जस्ट 4 लेवल्स पर आपने लाइन लगा लेनी। अगर उस लाइन के पास आके ग्रीन कैंडल बन रही है तो आपने थोड़ी सी एंट्री अपने स्टॉप लॉस के साथ ले लेनी है और टारगेट आपके सामने आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था अभी कि मार्केट की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी अजीबो गरीब है, तो उसमें हमें देखें इंडिकेटर्स भी बता रहे हैं कि कोई ख़ास सूरत हाल नहीं है। इकनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, मौजूदा सूरत हाल हुकूमती पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन रेट वो बढ़ गया है, इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं जो मार्केट को डैमेज कर सकती हैं, जिसकी वजह से मार्केट से जो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है, बेसिकली इंटरेस्ट से मुराद क्या होता है, सेफ्टी होती है, तो जो सेफ्टी जोन है उसमें से मतलब वो इन्वेस्टर का जो है ना वो सेफ़ जोन जो उनको नहीं दिख रहा कि भाई मार्केट मज़ीद नीचे आ सकती है या खुदा ना खासा क्रैश भी हो सकती है, जिस तरीके की मतलब जो है मौजूदा सूरत हाल है, महंगाई किस तरह बढ़ रही है, सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, मतलब कोई भी चीज़ जो है स्टेबल नहीं है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को हमें जो है कंपाइल करके देखना पड़ता है और कोशिश करनी पड़ती है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, तो होपफुली आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कोई दूसरा स्क्रिप्ट जैसे सीमेंट का हम DGKC खोल लेते हैं, लेट सपोज इसको मैं हटा दूँ अभी फिल वक्त, तो अब यहाँ पे देखें बिल्कुल ये एक आइडियल सिचुएशन आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे देखें लास्ट इसने बाउंस यहाँ से लिया था और यहाँ तक लिया था, नंबर 1। अब मैं ये लाइन अगर यहाँ लगाऊँ तो आपको दिख रहा होगा कि इसने लास्ट बाउंस 62 रुपये से लिया था और इसने हाई कहाँ लगाया 77 का, लेकिन इस बार जब ये आया तो इसने इस लेवल को तोड़ दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी मज़ीद भी नीचे जा सकता है क्योंकि इसने अपनी जो सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ दिया हुआ है। अगर ये इससे ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देने में कामयाब होता है, ऐसी कैंडल कोई बना दे इससे ऊपर, तब तो सही है, लेकिन अब जिस तरह इसने एक मोमेंटम तोड़ा है ना, अगर आप ये देखें, मैं इसको लाइन लगा के आपको दिखाऊं, सॉरी यहाँ पे अगर मैं एक लाइन लगाऊं ट्रेंड लाइन, तो ये देखें नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक तो बेरिश ट्रेंड है, नंबर 1, नंबर 2 सपोर्ट तोड़ दी, नंबर 3 अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये थोड़ा सा बाउंस हो सकता है, यहाँ तक ले ले, अल्टीमेटली एक रेजिस्टेंस मूविंग एवरेज की भी इसके पास आ रही है, फिर ये आ रही है, फिर ये आ रही है, तो अल्टीमेटली ये अभी मज़ीद नीचे भी जा सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऐसे स्क्रिप्ट्स में आपने कतन एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि ये बहुत रिस्की है, और अमूमन इसके अंदर शॉर्ट सेलर्स जितने भी होते हैं वो एक्टिवेट हुए हुए होते हैं, वो अपने हिसाब से शॉर्ट सेलिंग कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है लेवल टूटता है वो शॉर्ट सेलिंग शुरू कर देते हैं, और लेवल्स आपको कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया है, एक ये बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बताया, तरीके बहुत सारे होते हैं, बहुत चीज़ें हमें देखनी होती है, लेकिन मैंने आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीका बता दिया है कि आप इसके अकॉर्डिंग जो है देखें, जहाँ से बाउंस उसने लास्ट लिया है वहाँ से नीचे आ रहा है तो आपको उन स्क्रिप्ट्स में सिंपली एंट्री नहीं लेनी, और अगर आप एंट्रेंस ले रहे हैं उस स्क्रिप्ट के अंदर तो आपको सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यार इसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस जो है वो मैं लाजमी रखूं, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन का किसी को नहीं पता, मार्केट जो है किसी को भी जो है बाहर जो है एग्जिट करने पे मजबूर कर सकती है, तो होपफुली ये चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी। तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी कंसर्न हो, कोई भी आपका सवाल हो तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे मार्केट की जो सिचुएशन हो नेक्स्ट वीक जो है वो किस तरीके की मुझे जो पर्सनली दिख रही है, क्योंकि मेरा जो एक कंसर्न है मैं आपके साथ उसको शेयर करूँगा कि मुझे क्या लगता है, और मैं ज़ाहिर है मैं भी इंसान हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, तो उसमें आपको अपने एनालिसिस की भी करने की बहुत ज़रूरत है। तो वीकली के हिसाब से अगर हम देखें ना, वीकली के हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी फिल वक्त मार्केट के अंदर एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन वो बाउंस जो है कहाँ तक है मैंने आपको बता दिया, मार्केट एक मतलब वो बाउंस लेते लेते चलेगी। अगर हम ट्रेंड रिवर्सल की बात करें तो जब तक वो इस जोन को नहीं तोड़ेगी ट्रेंड मार्केट का जो है वो रिवर्स नहीं हो सकता। और उसके अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी ऐसा ब्रेकआउट आपको यहाँ पे कहीं देखने को अगर मिलता है कमिंग डेज़ में, तो उसके अंदर जो बाइंग है
वो सिर्फ एक किसी स्पेसिफिक प्लेयर की नहीं होनी चाहिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे बैंक्स हों, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कोई भी हो, सबकी मिली जुली बाइंग होनी चाहिए। यानी मल्टीपल प्लेयर्स का इंटरेस्ट अगर आ गया ना, तो वो एक अर्ली इंडिकेशन होती है कि हाँ यार, यहाँ से मार्केट जो है अपनी डायरेक्शन को बदल सकती है, क्योंकि काफ़ी लंबा बेयरिश सेशन हो गया है, जो कि इंशाल्लाह कमिंग डेज़ के अंदर डेफिनेटली ख़त्म भी होगा। बट उसके लिए हमें कुछ ना कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं, कुछ ना कुछ रीजंस चाहिए होते हैं, तो वो हमें मिल जाएँ। आया कि वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो चल रही है वो सेट हो जाए, इन्फ्लेशन जो है वो सेट हो जाए, या मार्केट में कोई एक अच्छी सी न्यूज़ आ जाए, या कोई अच्छी तगड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को मिल जाए, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो उसमें जो है हमें एक बहुत अच्छा एक जो है बाउंस देखने को मिल सकता है। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था आप लोगों के लिए, तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और बाकी ये कि ये मेरा ज़ाती एनालिसिस था, इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को अपना एनालिसिस भी करना चाहिए, और जो मुझे जिस तरह दिख रहा है, मैंने जो चार्ट पे चीज़ें दिख रही थी आप लोगों के साथ बखूबी शेयर करी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी कोशिश पसंद आई होगी। पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक अनाउंसमेंट है बेसिकली, कि कमिंग डेज़ के अंदर इंशाल्लाह हम लोग जो हैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है वो हम लोग इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे हैं। और वो कोर्स जो है जूम से आप कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से उसको अटेंड कर सकते हैं। उसके अंदर हम लोग जो है बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक जो है, यानी एक बिल्कुल जो न्यू भी है, एक बिल्कुल जो बंदा स्टॉक मार्केट में नया है, उसको कहाँ किस तरह क्या है स्टॉक मार्केट, ब्रोकरेज सिलेक्शन क्या होती है, रिस्क क्या होते हैं, फ्रॉड से कैसे बचना होता है, कहाँ लेना है, कहाँ बेचना है, दीगर इंडिकेटर्स हैं, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, बाइंग जोन, सेलिंग जोन, फलाना धमाका, यानी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इंशाल्लाह हम लोग उसके अंदर लाइव कवर करेंगे। और उसमें जो है आप लोग अपने जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप लोग वो भी हमसे जो हैं पूछ सकते हैं लाइव क्लास के अंदर। तो उसमें अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो उसकी फ़ीस बिल्कुल नॉमिनल सी, जस्ट 3000 रुपीज़ उसकी फ़ीस है, जो कि एक समझें आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। और इतना तो बंदा एक न्यू भी उसमें लॉस कर लेता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से यकीन है कि वो कोर्स देखने के बाद आप लोगों को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लर्निंग तो देखें चलती रहती है, बट एक जैसे होता है ना कि कहाँ से शुरू करना है, वो चीज़ उसके अंदर उन्होंने बखूबी कवर करी है। और उसमें जो एक न्यू भी है उसको एक अच्छा सा एक रोड मैप दिया गया है, काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। और जो भी आप लोगों की क्वेरीज़ होंगी, जो भी स्टूडेंट्स होंगे, उनको इंशाल्लाह जो है उनकी स्टॉक्स वगैरह को भी हम लोग रिव्यू करेंगे उन्हीं चीज़ों को सिखाते हुए, ताकि वो भी उनको जो है लाइव प्रैक्टिकल चीज़ दिखे। क्योंकि मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल उसके अंदर नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट कोशिश होगी कि प्रैक्टिकल उसके अंदर लेके आऊँ, ताकि मेन चीज़ सीखने को मिले। और 2 हफ्ते की इसकी ड्यूरेशन होगी, रात 9 बजे तकरीबन क्लास टाइम होगा, 9 या 10 बजे का। ईजीली सब अवेलेबल होते हैं। 5 डेज़ अ वीक होगी, 2 हफ्ते का कोर्स है, यानी समझें 10 दिन आपने हमें देने। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप रब्ता भी कर सकते हैं मज़ीद मालूमात के लिए। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो इंशाल्लाह इस मंथ के एंड तक की है। वो फर्दर जो आपको मालूमात चाहिए हो वो आप हमसे जो है मज़ीद नंबर पे मालूमात ले सकते हैं। तो होपफुली आपको क्लियर होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।